नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच का जो कमेंट आया है वो कमेंट, और कोर्ट ने ये कहा कि क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हालांकि इस मामले के फैक्ट समझने चाहिए। एक सज्जन हैं, वो कर्नाटक में किसी सरकारी कंपनी में या सरकार की अंडरटेकिंग में उनको जॉब मिला है। जॉब मिलने के बाद उनके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत सोशल वेलफेयर की जो कमेटी हैं या फिर जो रिजर्वेशन कैटेगरी की कमेटियां हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द फिट केस फॉर दिस जॉब। अब वो सज्जन बड़बड़ा गए, एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई हुए थे, ज्वाइनिंग करने जा रहे थे। ज्वाइनिंग से पहले के जो वेरिफिकेशन, पुलिस का वेरिफिकेशन, SC ST का वेरिफिकेशन जो भी चाहिए होते हैं वो वेरिफिकेशन मना कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि आपका केस फिट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पिता और माँ की आमदनी लगभग 19 लाख रुपए है। 19 लाख रुपए जिसकी साल की आमदनी हो वो फिट केस नहीं बनता है रिजर्वेशन के लिए। भले ही आपकी जाति कोई भी हो, भले ही जाति आधार पर आप बनते हो, आपके माँ और पिता दोनों सरकारी सर्वेंट हैं और सरकारी सर्वेंट हैं और उसके तहत आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल सकता। वो सज्जन सिंगल बेंच के पास गए, कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच में उन्होंने कहा कि माता और पिता की सैलरी निकाल दीजिए। ये सरकारी सैलरी है, उन सैलरियों में पर्क भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, उसको निकाल दीजिए। उसको निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है यानी कि उनकी जो बेसिक सैलरी है उसको निकाल दीजिए और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसके आधार पर हमको तय करिए। सिंगल बेंच ने मान ली बात, ऑर्डर भी कर दिया। हालांकि कर्नाटक सरकार या वेलफेयर सोसाइटी फिर से चली गई डबल में यानी कि DV में। DV ने ये कहा कि ये फिट केस है, जैसा कि सोसाइटी कह रही है ये फिट केस है, रिजर्वेशन का लाभ इनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट हो चुके हैं। जिसके पिता और माँ दोनों ही बड़े ओहदों पर हों और जिसकी आमदनी घर की 20 लाख रुपए हो महीने में, साल में 19 लाख रुपए, वो फिट केस नहीं बनता भारत में क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख रुपए का है। 8 लाख के नीचे जिसकी आमदनी है उनको बनता है। आपको याद होगा जनहित के मामले में जिस समय EWS का रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने किया था तो मोदी जी ने कहा था 8 लाख के अंदर वाले, मतलब जनरल कैटेगरी में भी कहा था जो 8 लाख रुपए जिनकी परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए से कम है उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अब इनकी दोनों की अब वो जनरल रिजर्वेशन था, ये मामला जो है वो पार्टिकुलर जाति रिजर्वेशन का है। तो एक द्वंद्व लगातार चल रहा है। लोग कहते हैं कि आप हमें 1000 साल से सता रहे हो, कोई कहता है 2000 साल से सता रहे हो, इसलिए अगर हम IAS हो गए, मेरे बच्चा IAS होगा, उसका भी बच्चा IAS, अगर हम रूल करना चाहते हैं देश पर, आपने 1000 साल हमको परेशान किया, तो अगर हम 1000 साल रूल करना देश के ऊपर चाहते हैं तो आपको क्या समस्या है? हमारे पूर्वज बहुत परेशान रहे, अब तुम परेशान रहो। तो ये विषय इस बात का है कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है सोशली बैकवर्ड के विषय में, तो सवाल ये है कि सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं वो क्या इकोनॉमी देखी ही नहीं जाएगी? हालांकि पहले के जजमेंट ऐसा ही कहते हैं कि सोशल बैकवर्डनेस इज द डिफरेंट थिंग, सोशल बैकवर्डनेस प्राइमरी है, फाइनेंशियल बैकवर्डनेस सेकेंडरी है। तो क्या सोशल बैकवर्ड में भी अब सोशल बैकवर्डनेस खत्म तो नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं खत्म कर रही। कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, कोर्ट ये कह रहा है कि रिजर्वेशन का असली हकदार कौन? क्या वो लोग जिनके घर में आमदनी 20 लाख रुपए की है? क्या वो लोग जिनके दोनों माता पिता IAS हैं? क्या वो लोग जिनके माता पिता जजेस हैं? एक भी व्यक्ति अगर जिसके घर में IAS है और IAS का बेटा अब क्या रिजर्वेशन का अधिकारी होता है, क्या उसका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होगा? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेंट करते हुए ये भी कहा, क्या सोशल वेलफेयर के लिए कभी नहीं आएंगे? क्या फिर ये कभी रिजर्वेशन से बाहर नहीं जाएंगे? क्या रिजर्वेशन यही लोग लेते रहेंगे, बाकी जो भारतवर्ष में लोग हैं इसी कैटेगरी के, क्या उनको रिजर्वेशन का लाभ कभी नहीं मिलेगा? कहने का मतलब यह है कि IAS का बेटा और एक सामान्य स्वीपर का बेटा, एक IAS अधिकारी का बेटा और एक सामान्य स्वीपर का बेटा, दोनों की एजुकेशन में फर्क नहीं है क्या? क्या वो एक लेयर नहीं बन गई? क्या वो उस जाति के अंदर सवर्ण और मिडिल क्लास और लोअर क्लास नहीं बन गया?
क्या अपर, मिडिल और लोअर क्लास नहीं बनता है? विद इन कास्ट। अब अगर जो अपर क्लास विद इन द कास्ट बन चुका है, उसके बच्चे अपर क्लास ही रहेंगे, और जिसको अभी तक लाभ नहीं मिला है, स्वीपर का बेटा, उसको वो स्वीपर ही बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये नहीं है कि रिजर्वेशन खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि क्या उचित व्यक्ति को जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्या उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन करना है या फिर उद्देश्य जाति को स्थापित करना है? उद्देश्य तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब चूंकि उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं कि जाति है इसलिए ये रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब वो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, तो ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना, ऑनरेबल जस्टिस भूयान की अदालत में जब वो पढ़ा, तो एडमिशन स्टेज पर ही उन्होंने सवाल पूछ लिया। एडमिशन स्टेज पर उन्होंने कहा, क्या आप जिसके दोनों पिता और मां दोनों आईएएस हों, वो उसके बच्चे भी रिजर्वेशन लेंगे? क्या उसका अभी भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया? क्या वो सोशली अभी अपग्रेड नहीं हो पाया? क्या उसकी एजुकेशन सही से नहीं हो पाई? क्या वो बड़े अच्छे समाज के बीच में रहकर भी अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाया? क्या वो वहां पर काम करके भी अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाया? क्योंकि आपको याद होगा डॉक्टर नलिनी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, वो वंश के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं होता, ऊंचा नीचा होता है परवरिश के आधार पर। ये जो परवरिश है ना, जिस समाज में वो पड़ा, वहां उस परवरिश अपब्रिंगिंग ये बैकवर्ड होती है। क्योंकि डॉक्टर नलिनी एक सवर्ण समाज की थी, उसने एक कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति से विवाह कर लिया था, और फिर वो चाहती थी कि उसको रिजर्वेशन का लाभ मिले, क्योंकि उसका पति जो है वो रिजर्व कैटेगरी का है। लाभ देने से मना कर दिया क्योंकि वो सवर्ण थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी परवरिश चूंकि सवर्णों में हुई है, इसलिए आपकी मानसिकता बैकवर्ड नहीं है। ये मानसिकता का मामला है। जिसकी परवरिश लोअर क्लास में हुई है, जिसकी परवरिश बैकवर्ड मानसिकता में हुई है, वो बैकवर्ड है। अगर कोई व्यक्ति की परवरिश अपवर्ड या फिर परवरिश ऐसे लोगों के बीच में हुई है जो देश की मेन स्ट्रीम है, जो देश में अपर क्लास माने जाते हैं, तो फिर ये अपर कास्ट नहीं, अपर क्लास का मामला है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तुमको रिजर्वेशन का लाभ इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारी परवरिश ब्राह्मणों में हुई है, सवर्णों में हुई है, और तुम्हारी शादी मेंटली बैकवर्ड लोग से हुई है। तो तुम बैकवर्ड नहीं हो, तुम्हारी मानसिकता बैकवर्ड नहीं है। पति की मानसिकता बैकवर्ड है, उसको लाभ मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मानसिकता बैकवर्ड नहीं है, तुम्हारी मानसिकता अपर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय हवाला दिया था। उसी बात को यहां कनेक्ट करके अगर देखते हैं तो आपको याद होगा डॉक्टर देवेंद्र सिंह का जजमेंट। देवेंद्र सिंह 7 जजेस की बेंच बैठी थी और ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने उसका मेन जजमेंट लिखा था, और मामला था कि कैटेगरी इन रिजर्वेशन, यानी कि क्लासेस इन रिजर्वेशन। मामला पंजाब का था, और पंजाब सरकार ने कैटेगरी बना दी थी कि भाई ये वाली कास्ट है, इनका 10% अलग, और ये वाली कास्ट है उनका अलग, और बाकी बचे वो। तब उन्होंने चैलेंज किया था कि भाई हमें कास्ट में बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, जो कि स्वयं बैकवर्ड क्लास से आते हैं, स्वयं ST क्लास से आते हैं, उन्होंने SC क्लास से आते हैं, उन्होंने कहा था उसमें कि भाई मेरा बेटा रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाला हूं, या फिर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, उस समय वो चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का मैं जज हो गया, क्या अभी भी मेरा बेटा रिजर्वेशन का लाभ लेगा? फिर उन्होंने पब्लिक फोरम पर भी कहा कि मेरा बेटा रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेगा। मेरा बच्चा जिसकी परवरिश चीफ जस्टिस के बेटे की तरह हुई हो, जिसकी परवरिश सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के बेटे की तरह हुई हो, जिसकी परवरिश एक वकील, बड़े वकील के बेटे की तरह हुई हो, वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेगा। रिजर्वेशन का लाभ वो लोग लेंगे जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो बैकवर्ड रह गए, जो पीछे रह गए। हम तो आगे निकल आए, इसलिए अब हमारे परिवार में रिजर्वेशन नहीं लिया जाएगा। ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट था, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड को ज्यादा अधिकार होना चाहिए। जो लोग रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा था कि भाई SC ST कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। अगर क्रीमी लेयर नहीं है, जिसके पिता और मां अच्छा जॉब कर चुके हैं, अच्छा व्यापार स्थापित कर चुके हैं, पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, देश की अग्रणी श्रेणी में आ चुके हैं, क्या उनको भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है?
तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस समय कहा कि उनको आवश्यकता नहीं। कई एक जजेस का, ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल का उसमें कमेंट है, उसमें ऑनरेबल जस्टिस BR गवई का कमेंट है, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस समय हुआ करते थे चंद्रचूड़ साहब, उनका उसमें कमेंट है। मैं समझता हूं कि वो बेस्ट कमेंट देवेंद्र सिंह के केसेस में थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिर तो रिजर्वेशन कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि और फिर बैकवर्ड कभी अपर ही नहीं बनेगा। जब एक कैटेगरी परमानेंट, एक परिवार परमानेंट लाभ लेता रहेगा तो बाकी जो देश में बचे उनको कभी लाभ ही नहीं मिलेगा। अगर उनको कभी लाभ नहीं मिलेगा तो फिर कैसे रिजर्वेशन का अंत होगा? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की बेंच ने अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले ही कहा है, और उसी बात को ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने कहा। हालांकि कई एक बेंचें ये पहले कह चुकी हैं कि रिजर्वेशन का ऐसा सर्कुलेशन होना चाहिए जिससे कि लोग अपग्रेड हों और धीरे धीरे रिजर्वेशन की आंधी खत्म हो जाए। भारत में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, भारत में सब पैरेलल हो जाएं, तब तक ही रिजर्वेशन होना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने तो यह कहा था कि भाई भारतवर्ष में हिंदुओं के अंदर कोई जाति व्यवस्था नहीं है। शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ा जाए तो जब तक मिडिल एज शुरू नहीं हुई थी तब तक कोई वो ऊंचा नीचा नहीं था, सब बराबर थे। लेकिन अब ये समस्या चूंकि मुगलों और ईसाइयों के आने के बाद आ चुकी, उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये समस्या समाज में आ चुकी तो वी हैव नो अदर वे टू कॉम्पनसेट फॉर दिस एक्टिविटी। इसके लिए हम कॉम्पनसेट करें, हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए इन मामलों में हम एक काम करते हैं कि रिजर्वेशन देकर उनको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं जो पिछड़ गए, किसी भी कारण से पिछड़ गए हों, जो आज मेन स्ट्रीम में नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कहा यह नहीं है कि जाति परमानेंट है, भारत में कोई जाति परमानेंट नहीं है। उन्होंने पुराणों का हवाला दिया था, उन्होंने गीता जी का हवाला दिया था, उन्होंने तमाम शास्त्रों का हवाला ऑनरेबल जस्टिस मित्तल ने दिया था और इसको एक्सप्लेन किया था। मैं समझता हूं कि बेस्ट जो आर्टिकल लिखा था वो ऑनरेबल जस्टिस मित्तल ने लिखा था। खैर, मैं उस विषय से बाहर निकल कर हूं। ये जो रिजर्वेशन की गाथा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एडमिट कर लिया है, एडमिट करके इशू नोटिस कर दिया है। इशू नोटिस के बाद अब ये तय होने वाला है कि जो 8 लाख की कैटेगरी ऑनरेबल मतलब केंद्र सरकार ने तय की है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में, क्या वो 8 लाख की कैटेगरी सभी जातियों में होनी चाहिए? क्या ओबीसी, SC, ST रिजर्वेशन में सब में होनी चाहिए? हालांकि बैकवर्ड, अति बैकवर्ड वाले मामले में, देवेंद्र सिंह के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था क्रीमी लेयर होना चाहिए, और क्रीमी लेयर जो जब परिवारों को लाभ मिल चुका हो तो आगे वाली पीढ़ियों को रोक देना चाहिए, तब मोदी जी ने स्वयं स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि देश में लोग ये कह के निकल आए थे कि दलितों को तोड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि भाई हम अभी ये करने के मूड में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है लेकिन कोई आदेश नहीं है और अभी हम ये करने के मूड में नहीं है। मतलब असली व्यक्ति को रिजर्वेशन देने के मूड में नहीं है। वही रिजर्वेशन लेंगे जो लोग पहले से आ चुके हैं और जिनके बच्चे ज्यादा होशियार हो चुके हैं, वो जो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं उनके बच्चे रिजर्वेशन का लाभ लें तो बढ़िया है। बाकी लोग जो बैकवर्ड हैं बैकवर्ड ही बने रहे, क्योंकि बैकवर्ड और बाकी राजनीति तो भारत में दो ही तरह की है, या तो रिलीजन की राजनीति है और या फिर क्लास कैटेगरी की राजनीति है, मतलब जाति की राजनीति है। अब ये राजनीति अगर खत्म हो जाएंगी तो लोग डेवलपमेंट की राजनीति पर बहस करने लगेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति में सबसे अग्रणी भूमिका में है, लेकिन फिर कहने के लिए ज़्यादा होगा। जैसा विदेशों में, बहुत सारे देशों में जहाँ कास्टिज्म नहीं है, जहाँ रिलीजन का मामला नहीं है, जहाँ रिजर्वेशन का चक्कर नहीं है, उन देशों में डेवलपमेंट ही उनका मेन मुद्दा होता है। सारी पार्टियों को डेवलपमेंट करके दिखाना पड़ता है, देश की प्रोग्रेस, इंटरनेशनल प्रोग्रेस, ये सब बताना पड़ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि इन मामलों में अभी भारत में सुदृढ़ता की आवश्यकता है। तो मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट कितना रेलिवेंट होता है? क्या वो वोट बैंक की राजनीति की ओबीसी, SC, ST का रिजर्वेशन का लाभ लेना है, या फिर वो सवर्णों वाला यूजीसी का जो मामला आया था उसमें सरकार के द्वारा आधा शब्द इस्तेमाल ना करना और आधा स्टेटमेंट ना आना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रोक देना, क्या ये राजनीति का हिस्सा है? ये तो आप लोग तय करके बताएंगे, आप लिखकर बताइए, तब समझ में आएगा। लेकिन जो रिजर्वेशन की राजनीति है वो उसने भारत और पाकिस्तान बनाया। मैं आपको बताऊं कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, क्योंकि 1906 का जो आंदोलन भारत में हुआ, 1905 का आंदोलन जो भारत में हुआ, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। बंगाल विभाजन में मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर लॉर्ड मॉर्ले ने कहा था मैं बीज बो रहा हूं जो भारत में डिवाइड एंड रूल करेगा, जो भारत को विभाजित करेगा, और वही हुआ।
1909 में ये सब कुछ आया, 1906 का स्टेटमेंट था, 1909 के रिफॉर्म में ठीक ठीक आ गया था और 1947 में देश का विभाजन हो गया। हालांकि दूसरी जगह पर डॉक्टर अंबेडकर को खड़ा किया गया था। उस समय मैं जानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर सामने आए थे, ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार है। और तब उन्होंने गांधी जी के खिलाफ आंदोलन करके, अस्पृश्यता के खिलाफ ये सब कुछ करके रिजर्वेशन हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उस रिजर्वेशन को गांधी जी ने पास करवा दिया था और उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन हमारे यहां हिंदू समाज को तोड़ देगा, भारत को तोड़ देगा, इसलिए ये रिजर्वेशन हम कांग्रेस के अंदर देंगे, सरकार से नहीं लेंगे। तब वो जो समझौता पूना पैक्ट हुआ है, तब वो पैक्ट हुआ था। हालांकि आजादी के बाद रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया था। एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर सबसे पहले केवल आर्टिकल 15(4) का रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई थी और ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं भारी मन से ये कहना चाहता हूं एससी एसटी जो पिछड़ गए हैं उनको 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दे दिया जाए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं। मैं रिजर्वेशन का सख्त विरोधी हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था जातियां अगर रिजर्वेशन में लिख दी जाएंगी तो फिर जाति स्थायी हो जाएगी, भारत में जाति खत्म करनी है। इसीलिए उस समय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी कि शेड्यूल ट्राइब वो जो 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 एक उस शेड्यूल में आएंगे, जो उस कमेटी में, जो उस कैटेगरी में आएंगे, उसका एक फार्मूला बनाया जाएगा। जो उस कैटेगरी में आएंगे उनको एससी कहा जाएगा, जो उस कैटेगरी में आएंगे उसको एसटी कहा जाएगा। अगर वो समृद्धता हासिल कर लेते हैं तो उनको उस कैटेगरी से बाहर भी निकाले, किसी भी पार्टिकुलर जाति को नहीं दिया जाएगा, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। लेकिन उसके बाद चंपाकम दुराई-राजन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। चंपाकम दुराई-राजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मद्रास का मामला था। मद्रास सरकार ने सबसे पहले भारत में रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी और जब भारत में रिजर्वेशन देने की मद्रास सरकार ने कोशिश, मद्रास सरकार मतलब तमिलनाडु सरकार ने, उस समय तमिलनाडु ही होता था, जब देने की कोशिश की तब सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया था। इसलिए नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन पास किया और पहला संविधान संशोधन पास करके नेहरू जी ने रिजर्वेशन लागू कर दिया था और उसको और बेटर कर दिया था। उसके बाद रिजर्वेशन की राजनीति भारत में बढ़ना शुरू हुआ। आर्टिकल 16(4), 16(4)(1)(a), 1(b) और ये सब होता चला गया और जो आया वो रिजर्वेशन का लाभ कैसे दे सकता है, उसकी एक्सटेंशन कैसे कर सकता है, वो करता चला गया। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4), 16(5) जब चैलेंज हुआ तो चैलेंज होते समय सबसे पहला चंपाकम दुराई-राजन का जजमेंट के बाद जो रूलिंग आई वो आई बालाजी की, M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। और इसमें यह कहा गया कि 50% की कैप, 5 जजेस की बेंच ने कहा 50% की कैप क्रॉस नहीं होनी चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन मस्ट बी सीन अंडर आर्टिकल 335 के तहत देखा जाना चाहिए और इसको पार नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद बड़े केसेस में इंदिरा साहनी का जजमेंट आया जो 9 जजेस की बेंच में था और उसने बालाजी के दिए गए जजमेंट को वेरीफाई कर दिया था और 50% की कैप लगा दी थी। इसके बाद एम नागराजन, 2006 में एम नागराजन का क्वेश्चन आया और एम नागराजन प्रमोशन के कोटा में क्या रिजर्वेशन हो सकता है, उसने कहा हो सकता है, वहां भी आवश्यकता है। इसके बाद अभी हाल ही में 2018 में जनरल सिंह का केस आया। जनरल सिंह के केस में 5 जजेस की बेंच ने यह कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि डेटा हाथ में ना हो। जब आपके पास पहले डेटा इकट्ठा कर लीजिए, क्रीमी लेयर का हिसाब कर लीजिए, इक्वलिटी का कोड लगा लीजिए, अगर इनसफिशिएंट वहां पर रिप्रेजेंटेशन हो तो ही रिजर्वेशन प्रमोशन में हो सकता है, अदरवाइज प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही जनहित अभियान का मामला आया था अभी 2022 में भी, जब केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू किया था तब 5 जजेस की बेंच ने कहा 10% का रिजर्वेशन, हालांकि वो 3-2 से जजमेंट आया था, 5 जजेस की बेंच ने कहा 10% का जो कोटा है वो वैलिड है, वो एससी एसटी के रिजर्वेशन से बाहर है, वो 50% की कैप में कोई बाधा नहीं। इसके बाद सब क्लासिफिकेशन का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का जजमेंट आया जो अभी मैंने आपको कोट करके बताया। 7 जजेस की बेंच बैठी थी और ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने उस पर एक स्टेटमेंट दिया था। मैं समझता हूं ये अभी तक के बेस्ट जजमेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा ओबिटर डिक्टा भी है। ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है जब कोर्ट बैठी तो उसने कमेंट किया रिजर्वेशन पर। ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने स्टेट ऑफ केरला वर्सेस
एन.एम. थॉमस के केस में 1976 में कहा था। उन्होंने कहा था कि बेनिफिट देना, लेकिन उसको इंडिविजुअल स्टेजस पर ले जाना, नई कास्टें बनती जा रही हैं और रिजर्वेशन के चक्कर में भारत बिखरता जा रहा है। ये जो है वो वीकेस्ट सेक्शन है, उसके लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है, वो उसका नुकसान दे रहा है। इसी मामले में ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना, ऑनरेबल संजीव खन्ना के चाचा हुआ करते थे, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एम.एम. थॉमस में 1976 में उन्होंने भी यही कहा था, अफर्मेटिव एक्शन इज ए टेम्परेरी रेमेडी but it does not cure the deep seated historical malady if the medicine is treated as a daily dose। मतलब अगर आप इसको डेली डोज की तरह लेंगे, रिजर्वेशन परमानेंट कर देंगे, इट लूजेज इट्स क्यूरेटिव प्रॉपर्टी, तो फिर वो शरीर को ही खत्म कर देती है। अगर समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर रिजर्वेशन को परमानेंट डोज की तरह लिया गया तो ये समाज को विखंडित कर देगा। इंस्टीट क्रिएट्स ए परमानेंट डिपेंडेंसी। आप उसको सर्वाइवल की लड़ाई, उसको बेनिफिट के लिए कहा जाए तो ठीक है, नहीं तो ये नुकसान कर दे। ऑनरेबल जस्टिस अरुण खन्ना ने स्टेट ऑफ पंजाब, अरुण मिश्रा ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस में 2020 में, अभी मैंने कहा देवेंद्र सिंह का जजमेंट जो अभी आया कुछ समय पहले ही, उस केस में उन्होंने साफ तौर पर कहा बेनिफिट इज नॉट ट्रिकलिंग डाउन टू नैनो लेवल, रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर बीइंग कॉर्नर्ड बाय ए फ्यू हु हैव ऑलरेडी एडवांस। ये इसका लाभ केवल वो लोग लेते हैं जो ऑलरेडी एडवांस हो चुके हैं, ये उनके लिए नहीं है आज की तारीख में रिजर्वेशन, जिनको वाकई में अधिकार चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी जनहित अभियान के मामले में कहा मेथड ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रांजिशन इनटू ए वेस्टेड इंटरेस्ट। ये वेस्टेड इंटरेस्ट ये राइट की तरह नहीं हो सकता, ये तो इक्वलिटी के लिए है। इट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू ए डिफाइनेट सनसेट क्लॉज। ये कब खत्म होगा इसका भी इसमें हवाला होना चाहिए, अदरवाइज हमारा देश टूटने के लिए तैयार है। ऑनरेबल जस्टिस मित्तल ने भी इसी तरह से वन जनरेशन हैज ब्रोकन आउट ऑफ द साइकिल ऑफ द सोशो एजुकेशनल डिप्राइवेशन बाय अफर्मेटिव एक्शन। तो फिर अगली पीढ़ी क्यों रिजर्वेशन का लाभ लेगी? क्या ये परपीचुटी पर चलेगा, लगातार उस परिवारों में चलेगा जब एक परिवार आगे बढ़ चुका है? ऐसा ही ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई ने इसी केस में साफ तौर पर कहा चाइल्ड स्टडिंग इन एन एलाइड प्रीमियम अर्बन इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द चाइल्ड स्टडिंग इन द रूरल। जो शहर में पढ़ रहा है उसको गांव के व्यक्ति से उसकी बराबरी नहीं हो सकती। जो बड़े परिवारों में या क्रीमी लेयर में पढ़ रहा है उसकी गरीब आदमी से तुलना नहीं हो सकती। और अभी ऑनरेबल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि अगर दोनों पिता माँ पेरेंट्स गस्टेड वन ऑफिसर हैं और उसके बाद भी चाइल्ड ये कह रहा है कि मुझे रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, तो वी विल नेवर गॉट आउट ऑफ इट। तो फिर हम कभी इस त्रासदी से बाहर नहीं आ सकते, ये परमानेंट हो गई। मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन जब तक इक्वलिटी पीछे है, जब तक सोसाइटी पीछे, उनको देना चाहिए। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और आप अगर सारी सोसाइटी को इक्वल बना देंगे तो फिर रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन का लाभ सही हकदार को नहीं देंगे तो फिर कभी रिजर्वेशन खत्म नहीं होता। वो जो उद्देश्य था डॉक्टर अम्बेडकर का, वो उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और चूंकि वो उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा मामला गड़बड़ होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।